गुड इवनिंग। आज आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसी डायनमो। एसी डायनमो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है ना। तो उस एसी डायनमो ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में एमपी बोर्ड में खास कर ज़्यादा बहुत ज़रूरी है और 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 19 5 नंबर का बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तब पूरी बात समझ में आ जाएगी। और ये जानकर चलो ये पक्का है 2023 के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, 2023 के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के लिए। तो है एसी डायनमो, एसी डायनेमो है ना, यानी एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, एसी डायनमो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, ठीक है ना। तो पहले तो यही आपको जानना पड़ेगा डायनमो जनरेटर हो, डायनमो क्या होता है। जो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको डायनमो कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब बदलेगा तो विद्युत ऊर्जा अर्थात विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा अर्थात विद्युत धारा। अब विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। तो यदि कोई डायनमो विद्युत ऊर्जा अर्थात एक प्रत्यावर्ती धारा में बदल दे, जो ये विद्युत ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के रूप में बदले, तो वो एसी डायनमो होगा। और जो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले लेकिन दिश धारा के रूप में बदले तो उसको डीसी डायनमो कहेंगे, है ना। सिलेबस में सिर्फ एसी डायनमो है, ठीक है ना। तो एसी डायनमो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो डायनमो की यदि बात करते हैं तो लीजिए थोड़ा सा लिखे देते हैं हम। डायनमो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक एसी डायनमो और दूसरा डीसी डायनेमो। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक एसी डायनमो एक डीसी डायनमो। जो एसी डायनमो होगा वो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ये यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये पूरा सिलेबस में है। तो इसकी संरचना कार्यविधि ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो एसी डायनमो की संरचना कार्यविधि, तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखिए एसी डायनमो की संरचना के बारे में, तो इसमें आपको बता दें
ये है एन, ये है एस। यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ये देखिएगा, ये बाह्य प्रतिरोध, ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध या परिपथ बोल दीजिए। और ये है C1, ये है C2, ये है B1, ये है B2, और ये A B C D, यह घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष लिखे, घूर्णन अक्ष क्या है, ये घूर्णन अक्ष है। यहाँ देखिए ये जो बनाया गया है, ये आपको समझा दें, ये यहाँ पर ये जो दो ठो है ना, ये इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, ठीक है ना। ये एक ठो ए से जुड़ा है, एक ठो डी से आज जुड़ा है, इस प्रकार का। ये जो जुड़ा है वो ए से है, ये जो जुड़ा है वो किससे है, डी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप का ही है। यहाँ पर इसमें यह घूर्णन अक्ष लिखा हुआ है। इनको क्या कहा जाता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, सर्पी वलय। क्या कहते हैं, सर्पी वलय। और इन दोनों को क्या कहा जाता है, ब्रूस। क्या कहेंगे, ब्रूस। ये बाह्य प्रतिरोध है। यहाँ पर ये चुंबक के ध्रुव खंड, चुंबक, नाल चुंबक, और ये जो है वो आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर, कुंडली, आर्मेचर बोलो चाहे कुंडली बोलो। आर्मेचर, आर्मेचर, इसमें ये एसी डायनमो का चित्र बनाया हमने। देखना इसमें है क्या, इस एसी डायनमो मुख्य रूप से 4 भाग हैं। इसमें मुख्य रूप से कितने भाग हैं, 4 भाग। कौन कौन है देख लेना। पहले वाला नाम है क्षेत्र चुंबक। इसको क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक यानी यस। क्षेत्र चुंबक यानी जो है वो एक प्रकार का नाल चुंबक या विद्युत चुंबक होता है। यानी एसी डायनमो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों में से पहला भाग है वो क्षेत्र चुंबक है, यानी ये है एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक होता है, बस कम से कम शब्दों में। दूसरा आर्मेचर, ABCD। ABCD आर्मेचर में इस आयताकार कुंडली जिसे चुंबकीय क्षेत्र में या नौरियस के बीच में क्या किया जाता है, घुमाया जाता है ना। तीसरा पार्ट है सर्पी वलय, C1 C2। 2 धात्विक वलय हैं जो कुंडली के साथ जुड़े हैं। कुंडली के एक सिरा ए है, दूसरा सिरा डी है, तो ए सिरा से C1 जुड़ा है, डी सिरा से C2 जुड़ा है, ठीक है ना। तो 2 धात्विक वलय हैं, कुंडली के साथ जुड़े हैं। ये कुंडली के साथ साथ घूमते भी रहते हैं। जब कुंडली घूमेगी तो ऐसे घूमते रहेंगे अपना, जैसे ऐसे है ना, ठीक है ना, कंटिन्यू, ठीक है, ये घूमते रहेंगे। और B1 B2 क्या है, ब्रूस हैं, कार्बन पत्तियों के बने ब्रूस हैं जो सर्पी वलय को स्पर्श कहते रहते हैं। इन्हीं की वजह से बाह्य परिपथ में धारा जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला कितने भाग इसमें हैं, कितने भाग इसमें है सुनना। पहला भाग है क्षेत्र चुंबक यानी यह एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक होता है। दूसरा भाग जो होता है वो आर्मेचर है। ABCD एक आयताकार कुंडली है। इस कुंडली को या नौरियस के बीच में घुमाया भी जाता है। तीसरा पार्ट है सर्पी वलय। C1 C2 2 धात्विक वलय हैं जो कुंडली के दोनों सिरों पर लगे होते हैं। ये कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं। B1 B2 जो हैं 2 कार्बन पत्तियों के बने ब्रूस होते हैं।
जो C1 C2 को स्पर्श करते रहते हैं, इन्हीं की वजह से बाह्य परिपथ में धार आ जाती है। ठीक है, तो यानी इसके मुख्य भाग ये हैं। ठीक, जब कार्य विधि पढ़ेंगे तो उसके लिए ये तो बता ही गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता। होता क्या है, जब इस आर्मेचर ABCD को N और S के बीच में घुमाएंगे और N और S के बीच में घुमाएंगे और N S के बीच में चुम्बकीय क्षेत्र है, और जब ये कुंडली चुम्बकीय क्षेत्र में घूमेगी तो उस कुंडली के चुम्बकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब आर्मेचर ABCD यानी कुंडली को N और S के बीच में घुमाया जाएगा तो घुमाने से उस कुंडली के चुम्बकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, और चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये 6 चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है ना। और जो यही प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी तो आगे बाह्य परिपथ में कैसे होगी, अभी हम उसकी कार्य विधि में एक और डायग्राम बना के उसको बताते हैं अभी इसके बाद। ठीक है ना। हाल फिलहाल सिद्धांत इतना समझ लीजिए कि जब आर्मेचर ABCD को N और S के बीच में घुमाया जाएगा तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग से ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है ना। तो पहले इसके चारों भागों का नाम जल्दी से हम लिख देते हैं। ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। नंबर 1, क्षेत्र चुंबक यानी S। यह एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक होता है। दूसरा है आर्मेचर ABCD। तो यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसे N व S के मध्य घुमाया जाता है। तीसरा है सर्पी वलय C1 C2। 2 धात्विक वलय C1 और C2 हैं जो कि कुंडली के दोनों सिरों पर, ये एक A से एक B से दोनों सिरों पर लगे होते हैं। ये कुंडली के साथ साथ घूमते रहते हैं। चौथा है ब्रूस B1 B2। ये कार्बन पत्तियों के बने होते हैं जो कि C1 व C2 को स्पर्श करते रहते हैं, किंतु कुंडली के साथ घूमते नहीं हैं। सर्पी वलय जो C1 C2 धात्विक वलय हैं वो कुंडली के साथ दोनों सिरों पर लगे होते हैं और कुंडली के साथ साथ घूमते भी रहते हैं ये दोनों। लेकिन जो कार्बन पत्तियों के बने होते हैं ब्रूस B1 B2 C1 C2 को स्पर्श करते रहते हैं किंतु कुंडली के साथ घूमते नहीं हैं। ठीक है ना।
तो ये मुख्य रूप से 4 भाग इसके हो गए, ठीक है ना। तो ये अब इसी कार्यविधि के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक सिद्धांत की बात यदि करें तो बता दिया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ज़्यादा सिद्धांत में लिखना पड़ेगा तो ये कहना पड़ेगा कि जब किसी कुंडली को एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष के परितः घुमाया जाता है, एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष परितः घुमाते हैं तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उसकी दिशा लेंज के नियम से या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ज़्यादा बड़ा सिद्धांत लिखेंगे तो कम से कम शब्दों में तो इसका सिद्धांत यही है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है। अब कार्यविधि समझने के लिए हम एक और चित्र बनाते हैं 2 स्टेप में, उसको देखिएगा। कार्यविधि, इसमें 2 चित्र बनाते हैं, देखना। ये है N और ये है S, और इसके बीच में ये क्या है, कुंडली। ये वही ये A B C D, ये है B1, ये है C1, ये है B2, ये है C2, और ये प्रथम अर्धचक्र, प्रथम अर्धचक्र, ठीक। एक और बनाते हैं, देखिए। N S, ये D C B A, ये है R, ये अभी भी B2, ये C2, ये B1, ये C1, और इसमें ऐसे धारा है और इसमें ऐसे, ठीक। ये द्वितीय अर्धचक्र है, क्या है, द्वितीय अर्धचक्र। ये प्रथम अर्धचक्र, ये द्वितीय अर्धचक्र। ध्यान दीजिएगा, ये C1 किससे जुड़ा है, A से। C1 किससे जुड़ा है, A से, दिख रहा है। C1 किससे जुड़ा है, A से। यहाँ भी ये C1 जुड़ा है A से, C1 जुड़ा है A से, C2 जुड़ा है B से, और यहाँ भी देख लो C2 जुड़ा है D से। ये C2 जुड़ा है किससे, ये देख लो D से, ठीक है ना। ये प्रथम अर्धचक्र में धारा की दिशा ABCD है। इसमें धारा की दिशा क्या है,
ABCD, और इसमें क्या है DCBA। क्या है इसमें प्रथम अर्चक में धारा की दिशा ABCD है, इसमें DCBA है। अब बाहर देखा जाए इसमें तो B2 से B1 है, B2 से, और इसमें देखा जाए तो B1 से B2। एक में धारा की दिशा B2 से B1 है, एक चक्र में B2 से B1 है, एक चक्र में B1 से B2 है। ठीक है ना। तो धारा की दिशा क्या है, बदल रही है, और धारा की दिशा बदल रही तभी तो प्रत्यावर्ती धारा होगी। ठीक है ना। सुनिए, होता क्या है, जब ABCD को इसके बीच में क्या करते हैं, घुमाते हैं। जब ABCD को इसके बीच में क्या करते हैं, घुमाते हैं, ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है ना। ये तो जब आर्मेचर ABCD को N और S के बीच में घुमाएंगे तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और धारा उत्पन्न होगी तो प्रथम अर्चक में धारा ABCD में है, ABCD दिशा में है, और इस परिपथ में B2 से B1 की ओर है। और द्वितीय अर्चक में धारा की दिशा DCBA होगी, जिससे बाह्य प्रतिरोध में धारा B1 से B2 की ओर, यानी एक बार धारा B2 से B1 की ओर और एक चक्र में धारा B1 से B2 की ओर। ठीक है ना। तो धारा की दिशा क्रमशः बदल रही है, B2 से B1, B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2। तो धारा की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है ना। अब धारा की दिशा बदल रही है तो कौन सी धारा होगी, प्रत्यावर्ती धारा। अब इसका परिमाण 0 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस प्रकार है, तो ये जब इस प्रकार है फिर घूमेगी तो ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। तो लगातार जब घूमती रहेगी तो ये समांतर भी होगी, लंबवत भी होगी, समांतर भी होगी, लंबवत भी होगी, है ना। तो यानी जब घूमेगी तो लंबवत समांतर, लंबवत समांतर, लंबवत समांतर होती रहेगी। तो जब समांतर होगी तो धारा का मान अधिकतम होगा, और जब लंबवत होगी तो धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो अब धारा की दिशा बदलती भी रहेगी। ठीक है ना। तो ये क्या कहा हमने, फिर से सुनना। जब आर्मेचर ABCD को N और S के बीच में घुमाया जाता है, जब आर्मेचर ABCD को N और S के बीच में घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रथम अर्धचक्र में यानी इस चित्र में धारा की दिशा कुंडली में ABCD होती है, जिससे बाह्य प्रतिरोध में देखा जाए तो B2 से B1 की ओर। और द्वितीय अर्धचक्र में धारा की दिशा देखा जाए तो DCBA होती है, और बाह्य प्रतिरोध में देखा जाए तो B1 से B2 की ओर होती है, B1 से B2 की ओर होती है। अब अगले अर्धचक्र में पुनः धारा क्या होगी, B2 से B1 की ओर होगी, और यही क्रिया चलती रहेगी। इस प्रकार प्राप्त होने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होगी। तो दिशा तो बदल रही है, ठीक है, पर परिमाण तो जब बताए ना कि ऐसे से ऐसे होगी, जब तो बीच में ये स्थिति भी बनेगी, ऐसे से ऐसे होने के बीच में ये भी स्थिति बनेगी। तो जब इस स्थिति में आएगी तो धारा का मान 0 होगा। ठीक है ना। तो जब धारा का मान अधिकतम तब होगा जब कुंडली के तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा, और न्यूनतम उस समय होगा जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। ठीक है ना। तो ये इसकी तो ये कार्यविधि इसकी हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी आप लोग समझ लिए, अब उसकी कार्यविधि को हम लिख दे रहे हैं कि कैसे लिखना है, देखना। तो यहाँ से है ना कार्यविधि में जब आर्मेचर
ए बी सी डी को, जब आर्मेचर ए बी सी डी को एन और एस के मध्य घुमाया जाता है, तो जब आर्मेचर ए बी सी डी को एन और एस के मध्य घुमाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रथम अर्धचक्र में धारा की दिशा कुंडली में ए बी सी डी होती है, जिससे बाह्य प्रतिरोध में धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। द्वितीय अर्धचक्र में कुंडली में धारा की दिशा DCBA होती है, जिससे बाह्य प्रतिरोध R में धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। अगले अर्धचक्र में पुनः धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है और आगे यही क्रिया चलती रहती है। फलस्वरूप प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसका मान अधिकतम उस समय होता है जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है तथा न्यूनतम शून्य उस समय होता है जब कुंडली का तल
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। यही हमने सब समझाया है। क्या कहा हमने? इसको घुमाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रथम में ABCD रहेगी तो B2 से B1, द्वितीय में DCBA रहेगी तो B1 से B2, आगे यही प्रक्रिया चलती रहेगी और धारा प्रवाहित होगी जो प्रत्यावर्ती धारा होगी। ठीक है। अधिकतम उस समय होगा जब कुंडली के तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, और न्यूनतम उस समय होगा जब कुंडली के तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा। ठीक। हम एक ग्राफ बनाते हैं, चित्र में देखिएगा उसको भी। देखना, ये ये दिखा रहे हैं। समझने का प्रयास करना कि पहली बार सुनना, अच्छे से देखना। पहली बार ये ऐसे है, दूसरी बार ये ऐसे है, तीसरी बार फिर ये ऐसे है, चौथी बार ये ऐसे है, और पांचवी बार फिर से वही उस स्थिति में आ गई। ठीक है ना। और ये सब कुछ हो रहा है N और S के बीच में। कहाँ हो रहा है? N S के। अब हम एक ही जगह पर सब स्थिति नहीं दिखा सकते, तो ये वाली है, फिर ये वाली है, फिर ये वाली है ना। ये यहाँ पर ये ABCD और ये DCBA ABCD जो हमने चित्र बनाया था, तो वो ये वाला दूसरा और तीसरा वाला था। जो दो यहाँ चित्र बने थे ना, तो एक ठो ये वाला था, एक ठो ये वाला, दूसरा और चौथा। ठीक है। ये उस समय की बात है जब थीटा का मान 0 था, थीटा का मान 90 था, थीटा का मान 180 था, थीटा का मान 270 था, और ये थीटा का मान 360। इस समय जो I का मान था वो 0, यहाँ फ्लक्स 0 था, और ये फ्लक्स जब कुंडली के तरफ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, तो यहाँ फाई क्या था? मैक्स, फाई 0, फाई मैक्स, फाई 0, फाई मैक्स। I का मान यहाँ 0 था, और यहाँ I का मान I0, यहाँ I का मान 0, यहाँ I का मान -I0, और यहाँ I का मान 0। ये t बराबर 0 पर था, ये t बराबर T/4 पर था, ये t बराबर T/2 पर था, ये t बराबर 3T/4 पर था, और ये t बराबर 0 पर है ना। यदि इसको मैथमेटिकली लाएंगे तो ये सब केस इसमें बनेंगे। ठीक है ना। तो ये इस स्थिति में जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था तो I का मान 0, जब समांतर था तो ये धनात्मक,
फिर ये तो जीरो, तो ये फिर ऋणात्मक में अधिकतम, ये है ना। ये एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का ये ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये एन और एस के बीच में जब इसको एक राउंड में दिखाया गया है, और एक राउंड में जो दिखाया गया है तो लंबवत समांतर वाला दिखाया गया है, उसके अलावा वाले पोजीशन को नहीं दिखाया गया है। जबकि घुमाया जाएगा तो लंबवत समांतर के बीच वाली भी स्थिति बनेगी, ऐसा नहीं है ना। पर हमने लंबवत समांतर इस प्रकार से दिखाया है एक राउंड घुमा के, ठीक है ना। तो ये है एसी डायनामो की कार्यविधि। यदि एसी डायनामो की संरचना, कार्यविधि सब कुछ आता है तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। और इसके लिए अब नए वीडियो का नोटिफिकेशन यदि आपको चाहते हो कि हाँ जब भी कोई नया वीडियो बने अच्छा क्वेश्चन का तो हमको पता चल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।